आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है श्राप एक दास्तां। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी भाग 3। प्रेम अपने दोनों दोस्तों के साथ वहां से चल देता है। प्रेम का गांव कोई बड़ा गांव नहीं था। वो एक छोटा सा गांव था जिसमें 100 के करीब ही घर थे। गांव की कुछ आड़ी टेढ़ी गलियों से गुजरने के बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से दरवाजे के सामने आकर रुक जाती है। आदित्य और विवेक वो नज़ारा देखकर अचंभित हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई राजा महाराजा के महल के सामने आ गए हैं और ये उनके महल का मुख्य द्वार होगा। प्रेम उनकी हैरानी से भरी आंखों को देख समझ जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ये हमारी पुश्तैनी हवेली है जो कई पीढ़ियों से हमारे पास है। इसे मेरे परदादा के परदादा के परदादा ने बनवाया था। वाह यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने रईस हो। और तूने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी हवेली भी है? क्या बताता, मुझे इन चीज़ों का इतना शौक नहीं है। मुझे बस सिंपल लाइफ जीना पसंद है। मैं यहाँ भी बस अपनी शादी के लिए आया हुआ हूँ। बातें तो होती रहेंगी, चलो अंदर चलते हैं। हाँ ठीक है। प्रेम आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाता है तो एक नौकर दरवाजा खोलता है। वो गाड़ी को लेकर अंदर चले जाते हैं। अंदर से हवेली का नज़ारा देखने लायक था। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इसकी शोभा आज भी बरकरार थी। इसकी एक एक दीवार अपनी एक अलग कहानी कहती है। अंदर जाने के बाद एक नौकर आकर उनका सामान ले जाता है और प्रेम उन्हें अपने साथ उनके रूम दिखाने ले जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद आदित्य, तुम इस रूम में रहोगे और विवेक, साथ वाला रूम तुम्हारा है, ठीक है? अब तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन यार ये हवेली और रूम तो दोनों ही शानदार हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि हम किसी राजमहल में आ गए हैं। प्रेम, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। उन सब से तुम्हें मैं कल सुबह मिलवाऊंगा। अभी सभी सोने को चले गए हैं। इतनी जल्दी? अभी वक्त ही क्या हुआ है? ये गांव है मेरे भाई, यहाँ ऐसा ही होता है। तुम वो छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं खाना लगवाता हूँ। ठीक है। इसके बाद प्रेम उन्हें खाना खिलाकर अपने रूम में छोड़ने के बाद सोने चला जाता है और फिर आदित्य और विवेक भी सो जाते हैं। मधुर पक्षियों की चहचहाहट में सूरज के आगमन के साथ सुबह कब हो जाती है आदित्य और विवेक को पता ही नहीं चलता। आदित्य की जब आँख खुलती है तो वो क्या देखता है कि कोई उसका दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। वो उठता है और दरवाज़ा खोलता है। यार, इतनी भी क्या जल्दी थी? अभी तो सुबह के 6 बजे हैं, अभी उठा दिया। सभी लोग उठकर अपने अपने काम में जुट गए हैं और तुम कह रहे हो कि अभी 6 बजे हैं। ये तुम्हारा शहर नहीं है भाई, ये गांव है और यहाँ ऐसा ही होता है।
ये लो, गर्मा गर्म चाय पियो और नहाकर जल्दी से फटाफट नीचे आ जाओ। अभी विवेक को भी उठाना है, वो भी नहीं उठा। प्रेम आदित्य को चाय नाश्ता देने के बाद विवेक के कमरे में चला जाता है। प्रेम के जाने के बाद आदित्य चाय पीने लगता है। फिर चाय पीकर नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ ही समय में आदित्य तैयार हो जाता है और फिर विवेक के कमरे की ओर निकल जाता है। जब आदित्य वहां पर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि विवेक अभी भी सो रहा है। उसने चाय तो खत्म कर ली और लगता है फिर वापिस सो गया होगा। आदित्य उसे परेशान नहीं करता और उसे वैसा ही सोता हुआ छोड़ कमरे से निकल जाता है। आदित्य हवेली में यहाँ वहाँ घूमने लगता है। घूमते हुए उसकी नज़रें जब लोगों पर पड़ती है तो वो क्या देखता है, सभी किसी न किसी काम में व्यस्त हैं। कोई गाय भैंसों को संभाल रहा है तो कोई खेतीबाड़ी के काम में लगा हुआ है, तो कुछ लोग एक जगह पर बैठ हुक्का पानी पी रहे हैं। कोई कुछ तो कोई कुछ काम में जुटे हुए हैं। ये सब देख उसे बहुत ही अलग अनुभव होता है। फिर उसकी नज़रें सीढ़ियों पर पड़ती हैं, जिसे देख उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। वो उन सीढ़ियों से होता हुआ सबसे ऊपरी छत पर चला जाता है। वहां पहुंचकर उसे जो नज़ारा दिखाई देता है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दूर दूर तक फैली खेतों की हरियाली और ठंडी ठंडी हवा के झोंके, लोगों और पशु पक्षियों का मीठा मीठा शोर कानों में मिश्री की तरह घुलता जा रहा था। उगता हुआ सूरज अपने केसरिया रंग में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। यह नज़ारा देख न जाने कब आदित्य किसी के ख्यालों में खो जाता है कि उसे प्रेम की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। वो उसे आवाज़ लगा रहा था पर आदित्य को उसकी कोई खबर नहीं थी। जब आदित्य ने प्रेम की आवाज़ नहीं सुनी तो प्रेम उसके पीछे छत पर आ जाता है। वो कुछ देर उसे देखता रहता है। आदित्य एकटक बस सूरज की ओर ही देखे जा रहा था। प्रेम ने धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और आदित्य, आदित्य, किसके ख्यालों में खोए हो? कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था इन सुंदर नज़ारों को। मुझे ऐसा नहीं लगता। कौन है वो? अब बता भी दो। अपने दोस्त से कैसा छुपाना यार। कौन वो? कोई नहीं है, कुछ भी। तुम कितना भी छुपाओ लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही है। कोई बात नहीं, मत बताओ। तुम कहाँ मुझे अपना दोस्त मानते हो? वो तो मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें हर बात बता देता हूँ। नहीं यार, ऐसा कहकर शर्मिंदा मत कर। एक लड़की है। कैसी दिखती है? कहाँ की है? वो ही तो नहीं पता, अभी तक मैं उससे मिला ही नहीं। ये क्या बात हुई? दिखती कैसी है वो तो जानता होगा। नहीं यार, मैंने अभी उसे देखा नहीं है। जब तुमने उसे देखा ही नहीं तो फिर उसके बारे में सोचना बंद करो। वो नहीं मिलने वाली। ऐसा मत कहो, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ तो बात है उस लड़की में जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। अच्छा, ये बात है। वैसे कहाँ मिली वो लड़की तुम्हें? वो दोनों अपनी बातों में गुम थे कि तभी विवेक पीछे से आकर उन दोनों के कंधों पर अपने दोनों हाथ मारता हुआ कहता है, और क्या बातें कर रहे हो दोनों यहाँ चोरी चोरी मुझसे छुपा कर? कुछ नहीं यार विवेक, ये आदित्य ना पागल हो गया। क्यों, क्या हुआ? कोई भूत भूत देख लिया क्या? भूत देख लेता तो बचा तो लेते। इसे तो एक लड़की दिख गई जो इसका दिल चोरी करके ले गई। अब इसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं है। अच्छा,
ये कहीं वो ही लड़की तो नहीं जो तुम्हें उस खंडर गांव में मिली थी? कौन से गांव में, मुझे भी बताओ। अरे यार, वो ही तो गांव जो तुम्हारे गांव से पहले पड़ता है। वो है ना एक खंडर गांव, वहीं उसे एक लड़की दिखी थी। मैंने उसे बोला भी था, यहाँ वीरान और सुनसान इलाके में कोई लड़की नहीं है। अरे लड़की तो छोड़ो, वहाँ कोई इंसान का नामो निशान भी नहीं था। इसे पता नहीं कहाँ से लड़की दिख गई, अभी भी उसी के ख्याले में खोए हैं जनाब। आदित्य, अब छोड़ भी दो उसके बारे में सोचना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। विवेक, मुझे लगता है तुम दोनों का दिमाग हिल गया है, क्योंकि हमारे गांव के रास्ते में तो कोई खंडर गांव आता ही नहीं। तुम दोनों बस करो, उसे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं आदित्य, मैं मजाक नहीं कर रहा। रास्ते में कोई गांव ऐसा नहीं है जो उजाड़ और खंडर अवस्था में हो। देख प्रेम, लड़की चाहे वहाँ हो या ना हो, लेकिन गांव वहाँ सच में था। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें वो गांव दिखाई दिया हो और तुम उसके बारे में जानते तक नहीं। प्रेम, वहाँ सच में एक खंडर गांव है, हमारा यकीन करो। हम दोनों ने उस गांव को देखा है, यहाँ तक कि उस गांव के टूटे फूटे घरों, जिनकी अब बस कुछ एक दीवारें बची हैं, उसके अंदर भी दाखिल हुए हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे भी वो गांव देखना है। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। यार ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बचपन से यहाँ आता जाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने रास्ते में ऐसा कोई गांव नहीं देखा है। ठीक है, तो बताओ कब चलना है? एक बार तुम दोनों सबसे मिल लो, फिर नाश्ता करके निकलेंगे। ठीक है। इसके बाद प्रेम नीचे चला जाता है। प्रेम के परिवार में उसके दादाजी, माँ बाप और एक छोटी बहन थी। इसके अलावा उसके चाचा चाची पास ही के शहर में रहते थे, जो कि जल्द ही शादी में आने वाले थे। प्रेम अपने दोस्तों को अपने परिवार के सभी सदस्यों से मिलवाता है। प्रेम का परिवार बहुत ही मिलनसार था। सभी ये देखकर बहुत खुश हुए कि प्रेम के दोस्त इतनी दूर से उसकी शादी के लिए यहाँ आए। सभी ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और सुबह का नाश्ता खत्म कर आदित्य और विवेक अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद उनके पास प्रेम आता है और उन्हें समझाता है कि क्या करना है। चलो चलते हैं, लेकिन एक बात याद रहे कि अगर कोई पूछे कि कहाँ जा रहे हो तो ये ही बताना है कि हम खेत देखने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने घर वालों को बस यही बताया है कि मैं तुम्हें खेत दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, हम समझ गए, चलो चलते हैं। इसके बाद वो तीनों गाड़ी लेकर हवेली से निकल जाते हैं। तीनों दोस्त काफी जोश में थे। वो काफी खुश दिखाई दे रहे थे, मानो कोई जंग जीत ली हो। वो गाड़ी लेकर जा ही रहे थे कि आदित्य प्रेम को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। क्या हुआ? वहाँ कहाँ जा रहे? हाँ प्रेम, रास्ता तो इधर से है, तू उधर कहाँ जा रहा है? ये क्या बोल रहे हो? गांव आने का रास्ता तो यही है, पूरा गांव यहीं से आता जाता है। क्या बोल रहा है प्रेम? हम कल ही तो इस रास्ते से आए हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये रास्ता तो कोई गांव वाला इस्तेमाल ही नहीं करता, और अक्सर लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर कभी मत जाना। गांव का कोई भी व्यक्ति इस रास्ते का प्रयोग नहीं करता। लेकिन क्यों? माना कि रास्ता कुछ दूरी तक अच्छा है, लेकिन आगे जाने पर तो बिल्कुल ठीक है। हम कल ही तो इस रास्ते से आए थे। नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? यह रास्ता सालों से बंद है, यहाँ कोई आता जाता ही नहीं।
और मैंने तो आज तक किसी को इस शोर आते जाते भी नहीं देखा। तू चल, तुझे पता चल जाएगा कि रास्ता कहाँ जाता है। यार हम कल आए हैं यहाँ से, तू गाड़ी मोड़ और चल, तुझे ये रास्ता और गांव दोनों दिखाते हैं। क्या प्रेम, तेरा गांव और तुझे इतना भी नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ जाता है? नहीं यार, मैं नहीं जाने वाला। उस रास्ते से मुझे डर लगता है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो कोई तो कारण होगा, तभी तो पूरा गांव इस रास्ते से आता जाता नहीं है। हम आए तो थे कल, हमें कुछ हुआ नहीं ना, तेरे सामने ही तो बैठे हैं। आदित्य रहने दे, ये नहीं जाने वाला, हम चलते हैं वापस। प्रेम, मुझे नहीं पता था तू इतना डरपोक निकलेगा। डर की तो बात है, तुम नहीं समझोगे। कुछ तो राज है इस रास्ते का, तभी तो पूरा गांव इसे छोड़कर दूसरे रास्ते से जाते हैं। तू चल रहा है या नहीं, हमें बस इतना बता दे। तुम इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मुझे मत कहना। अब इनकी कहानी कौन सा मोड़ लेगी, जानने के लिए देखते रहिए श्राप एक दास्तां। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।